गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नए सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को बड़े ही भरपूर अंदाज से गुजारे होंगे और बड़े ही भरपूर अंदाज से आपने वीकेंड भी गुजारा होगा, खूब इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि वीकेंड बड़ा ही अच्छा और खुशगवार गुजरा है। क्योंकि 2 दिन जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही है और बारिश हो जाए तो आपको पता है कि वीकेंड और भी ज्यादा खुशगवार हो जाता है और मजे का मौसम हो जाता है। वैसे भी कोरोना वायरस के बायस आपको पता है कि लगने वाले स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से वीकेंड थोड़ा लंबा हो गया था, क्योंकि हफ्ते के रोज भी मार्केटें बंद थी और ऐसे में हमें फैमिली के साथ वक्त गुजारने का एक और मौका और अच्छा मौका दस्तयाब हो गया था। तो इससे भरपूर फायदा भी आप लोगों ने उठाया होगा। और मोहलिक वायरस की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि उसका फैलाव है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा और हर गुजरते दिन के साथ अमवात और नए केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर मुस्बत केसेस की शरह 8% से लगभग हो चुकी है, जो इंतहाई खतरनाक समझी जा रही है। खुदारा SOPs का ख्याल रखा करें, आप समाजी फासले का ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर ले। और हमारा और आपको पता है प्लास्टिक का ताल्लुक बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। कुराई अर्ज पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्लास्टिक ज़रात मौजूद नहीं है। समंदर की गहराई से लेकर साहिल समंदर की रेत तक, पानी की बोतल से लेकर खाने के पैकेट्स तक, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ चुका है। रंग बरंगे, वजन में हल्के और कीमत में कम प्लास्टिक के बर्तन आजकल हर मार्केट में आसानी से दस्तयाब है और इन बर्तनों का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि अब हर जगह खाने के लिए यही बर्तन यूज होते हैं और हमें नजर भी आते हैं। इनमें आसानी से खाना माइक्रोवेव के जरिए गर्म भी हो जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक के ज़रात खाने में शामिल हो जाते हैं और इस तरह प्लास्टिक हमारे जिस्म में पहुंच जाता है। यूं कैंसर जैसे मरज की वजह भी बन सकता है। कैंसर से हटकर भी दीगर अमराज जैसे बांझपन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापे और ज़ाबतीस वगैरह का खतरा भी बढ़ जाता है। प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर तारिक मियां साहब। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है सर। कहा जाता है कि प्लास्टिक के जो बर्तन हैं और ये अशिया है, इनको ज्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर का मर्ज भी लाहक हो सकता है, हम इसका शिकार हो सकते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं और इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त मौजू आपने चुना। रीज़न ये है कि आजकल जहाँ पे भी है, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि हर जगह पे प्लास्टिक यूज हो रहा है, ऐसे ही है। और हमने वो जो दूसरे बर्तन थे वो बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। इजी है, सस्ता है सारा कुछ, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस सस्तेपन में हम क्या मुसीबतें जो हैं वो मोल ले रहे हैं। इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जाके जिस्म में जाते हैं और जो ही उसके साथ हम गर्म मशरूबात उसमें सालन भी डाल रहे हैं, बाकी भी गर्म दूध भी डाल रहे हैं, हर चीज़ उसमें डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो उसमें केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि जिस्म में आपके सेल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है। और उससे अल्टीमेटली कैंसर हो सकता है, आपको डिफरेंट ल्यूकीमियाज वगैरह हो सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और बाकी इस तरह की इन्फेक्शंस के अलावा जो बीमारियां हैं ये इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और ये पीछे एक सर्वे आया जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो डायबिटीज का इंसिडेंस है वो 26% पे चला गया। ठीक है। यानी हर चौथा बंदा डायबिटीज का शिकार हो रहा है। उसकी रीजन क्या है कि हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, पुरानी चीजों को, खाने पीने को भी और इन बर्तनों के इस्तेमाल को भी बहुत ज्यादा। क्योंकि अब तो हर किसी के घर में हम देखते हैं प्लास्टिक के बर्तन है जिसमें खाया भी जा रहा है, जिसमें हम लोग मसाले भी रखते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में ही रखते हैं, पकाया भी प्लास्टिक के बर्तनों में जा रहा है। बिल्कुल। और इवन माइक्रोवेव में आप रख के प्लास्टिक की चीजों में और उसको पका रहे होते हैं और उसकी जो वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं वो इसमें से निकालती हैं और वो जब हम खाते हैं तो इसी वजह से कैंसर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपका मैदे का कैंसर, जिगर का कैंसर, बाकी जितने फेफड़ों का और बाकी सारा GI ट्रैक्ट का, तो ब्लड कैंसर, तो ये इसके पीछे बहुत बड़ी जो रीजन है वो ये प्लास्टिक की जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके पीछे है जो डैमेज कर रहे हैं। और दूसरा सर, हम लोग जैसे बच्चे हैं, बच्चों को फीडर भी प्लास्टिक का है, देन हम बोतल्स जो उन्हें देते हैं पानी वाली वो भी प्लास्टिक की हैं, उनके लंच बॉक्सेस भी प्लास्टिक है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हुए हैं बच्चों के लिए। तो ये कितना खतरनाक है उनके लिए और किस तरफ हम जा रहे हैं? देखें जी, जो बच्चे हैं उन्होंने अभी ग्रो करना है, उनके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं सारा कुछ,
तो अगर शुरू से ही ये केमिकल्स उनके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे, उनके ब्लड में अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो गए, तो वो जिस ऑर्गन में, चूंकि ब्लड तो पूरी हमारा हेड टू टो हर ऑर्गन जो है ना उसका मोहताज है, उसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, तो जहां पे ब्लड के जरिए ये केमिकल्स पहुंचेंगे उन सेल्स को डैमेज करेंगे। एक सेल जो नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, जब उसमें इस तरह के केमिकल्स एंटर होते हैं तो सेल एबनॉर्मल हो जाता है। और जब एबनॉर्मल सेल होता है वो मल्टीप्लाई भी करता है बहुत तेजी से, और यही कैंसर की जो इनिशियल स्टेज है वो यही है कि पहले सेल एबनॉर्मल होता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई करता है, और उसके बाद एक छोटी सी पहले कहीं गिल्टी आपको फील होती है, उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो बहुत बड़ा कैंसर बन चुका होता है। तो और दूसरी ये चीज ये है कि हमारे मुल्क में ये भी है कि हमारा कोई एनुअल चेकअप नहीं होता, ठीक है, इसलिए हमें पता ही उस वक्त चलता है जब चीजें ऑलमोस्ट टर्मिनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी होती है, वर्स्ट स्टेज पर सिचुएशन में पहुंच गई होती है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं ये समझूंगा कि बच्चों को तो पर्टिकुलरली उन्हें ये मना करना चाहिए, और उन्हें हमारे जो दूसरे बर्तन थे वो इवन जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। ठीक है, आज तक हमारी जो बड़ी माएँ और दादियां थी वो हमेशा मिट्टी में ही पकाती थी, और ये सारी बीमारियां जो आजकल के दौर में है वो पहले नहीं होती थी, पहले नहीं थी, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मुझे ये बताइए सर, क्या हर तरह का प्लास्टिक खतरनाक है आपके लिए? क्योंकि कुछ प्लास्टिक सस्ते भी होते हैं, कुछ महंगे भी होते हैं, तो क्या दोनों ही खतरनाक है हमारे लिए, सेहत है? असल में हमारे यहाँ जो देखा गया ना अक्सर कि मुख्तलिफ जो जैसे हॉस्पिटल वेस्ट है, ड्रिपें हैं, सिरिंजें हैं, और इस तरह का चीजें हैं, या बाकी जितना भी मामूली सा प्लास्टिक होता है, इसको रीयूज रीसर्कल उसको करते हैं। ठीक है। तो ये जो इस तरकल का रीयूज और रीसर्कल जो होता है ये ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत उस प्लास्टिक के जो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। हाँ। और अब देखें शापर, अब शापर ऐसे बड़े घटिया प्लास्टिक से बनते हैं, और उसका जो तरीकेकार बनाने का वो भी सेफ नहीं है, और उसी में ही हम सालन भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, दही भी डाल रहे हैं, हर चीज, पानी भी, सारा कुछ उसमें डाल रहे हैं। तो ये जो इस तरह के प्लास्टिक है इसको तो बिल्कुल भी बैन कर, और गवर्नमेंट ने बैन भी किया, लेकिन स्टिल आप मार्केट में जाके देखें नजर आ रहे हैं, और वो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बिक रहे हैं, और प्लास्टिक के बर्तन भी बिक रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपने जैसे हॉस्पिटल वेस्ट की बात की है, उनसे भी बन रहे हैं प्लास्टिक? उससे तो बहुत ज्यादा जो है वो ये बर्तन और ये सारी चीजें, कितना खतरनाक है हमारे लिए? वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक तो ये है कि उसको प्रॉपर इंसिनरेशन और प्रॉपर ऑटोक्लेविंग उसकी होनी चाहिए सूली तौर पे, तो क्योंकि उससे जितने इन्फेक्शन है, आपका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और बाकी जितने भी इन्फेक्शन हैं, उसमें कॉलरा है, टाइफाइड है, टीबी के जरासीम है, बाकी बेशुमार जितने इन्फेक्शन हैं वो सारे उसमें हॉस्पिटल वेस्ट में होते हैं। और जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, नीडल प्रिक से जितना हेपेटाइटिस फैला, और जितना क्वैक्स ने बहुत ज्यादा एक सिरिंज को दूसरे को लगा के तो उस तरह फैलाया, और यही प्लास्टिक जो है आप पीछे हेल्थ डिपार्टमेंट ने छापे मारे, और बेशुमार जगहों पे उन्होंने इतना ज्यादा वसी मिकदार में उसको पकड़ा भी, और जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा जी हम तो ये फैक्ट्रियों वालों को बेचते हैं जो प्लास्टिक बनाते हैं। तो ये जो रीसर्कल है इस तरह के प्लास्टिक का, वो बड़ा ही खतरनाक है, इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की, आप अंदाजा करें, ये एनवायरनमेंट की और गवर्नमेंट की लोकल जो हमारी काउंसिल है, म्यूनिसिपल काउंसिल, उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि ये इंसिनरेटर लगाएंगे, जिन्होंने आज तक नहीं लगाए। हमने गवर्नमेंट से ये कह के कि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि इसको हॉस्पिटल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना, क्योंकि ये हैजार्डस वेस्ट है और ये इन्फेक्शियस वेस्ट है। इसको अगर आपने इसी तरह तो क्या ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो इन पे चेक एंड बैलेंस रख रही है? देखें जी, हमारा हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ है, ठीक है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बना हुआ है, हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बनी हुई है, ठीक है। ये सारे जो है इसको असूली तौर पे कंट्रोल करने वाले। और एक दफा ये था कि जो एनवायरमेंट वाले हैं उन्होंने डिफरेंट हॉस्पिटल क्लिनिक के ऊपर छापे मारे, ठीक है। हमने इनके साथ जब बैठ के बात की तो हमने कहा जी कि हाँ, जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल के जो ओनर्स हैं, वो ठीक है, उसको सेग्रीगेट करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करना वो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। उनके एक्ट में बकायदा लिखा हुआ है कि वो इंसिनरेटर लगाना
और उसको सेग्रीगेट करना हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी, और उसको ट्रांसपोर्ट करना और आगे लेके जाके उसको डिस्पोज ऑफ करना ये उस लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, जो कि उन्होंने पूरी नहीं की। और आज तक इसको ये 4-5 साल इसको गुजर गए हैं। हमने उनसे जब ये कहा तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम इसको करेंगे। तो उसके बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंसिनरेटर गवर्नमेंट ने लगाए भी हैं, लेकिन लाहौर में अभी तक इंसिनरेटर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं लगे, जो कि लगने चाहिए थे बहुत पहले। अच्छा, लेकिन अभी तक वो नहीं लगे। अभी तक नहीं लगे। लेकिन अगर इन लोगों को जब पकड़ा जाता है, जब इन पे छापे मारे जाते हैं, तो क्या इनको जुर्माने होते हैं या इनको सील किया जाता है फैक्ट्री को, क्या किया जाता है? इसको असूली तौर पे तो ना सिर्फ जुर्माने हैं बल्कि इस पे कैद भी है, और उसको सील करना वो भी इनके एक्ट में शामिल है। लेकिन हमारे मुल्क में जैसे होता है कि लोग दे दुला के वो फिर निकल जाते, वही फैक्ट्रियां अभी तक चल रही हैं। और वो जहाँ पे ये डंपिंग एरियाज है, जहाँ पे वो सारा ये इकट्ठा करते हैं, वो स्टिल अभी तक मौजूद है, और वो सारा कारोबार उसी तरह चल रहा है। और इनमें कौन कौन से अज्जा मौजूद होते हैं जो प्लास्टिक बनाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए? देखो जी, ये जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनसे ये प्लास्टिक बनता है, ये बेसिकली जाके हमारे सेल्स को जो जब ये जिस्म में एंटर होते हैं तो हमारे सेल्स को ये डैमेज करते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से मतलब ब्लड सेल को डैमेज करेंगे, ल्यूकीमिया आपका बन जाएगा, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं। उसके बाद जिस टिश्यू में जाएंगे, जहाँ पे ये असर करेंगे, वहाँ पे जैसे इवन ये जो हमारा ये गाड़ियों का एमिशन है या जो स्मोक जिससे बनती थी, ये सारे वही हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि जाके जिस्म में जो ही एंटर होते हैं, मतलब फजा में से एंटर हुए या प्लास्टिक में खाने पीने की चीजें आपने डाली और उससे वो जिस्म में एंटर हुए, तो वो सबसे पहले मैदे में जाते हैं, वहां से अब्जॉर्ब होके वो फिर लिवर में, बाकी हर जगह पे, तमाम ऑर्गन्स के जिस्म में, आपके मसल्स में, बोन्स में, ब्रेन में, इवन हर जगह पे जाके तो वो वहां पे सेल्स को, क्योंकि सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, बिल्कुल, उसको जाके जब डैमेज करेंगे, मतलब लिवर सेल को उन्होंने डैमेज किया ना, तो एक सेल को डैमेज किया तो वो ऐसा ऐसा वो डैमेज एक जगह पे वो रुकता नहीं है, वो स्प्रेड करता है। फिर जब वो एबनॉर्मल सेल बन जाते हैं तो वो फिर जो एबनॉर्मल सेल्स हैं यही बेसिकली कैंसर है, जो कि फिर जाके मल्टीप्लाई करते हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि वो स्टिमुलेंट जो है वो मौजूद है और वो हम ले रहे हैं डेली, तो वो जितना स्टिमुलेंट जितनी ज्यादा मिकदार में जाएगा उतना ही ज्यादा वो सेल्स को डैमेज करेगा, और उतने ही अब अगर आप जो डिफरेंट कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जाके आप डाटा कलेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि हर साल हमारा जो नंबर ऑफ कैंसर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। और इसमें हमारा लाइफस्टाइल, इसमें हमारी ये सारी चीजें शामिल है, जो कि पहले आज से 20-25-50 साल पीछे चले जाएं तो ये चीजें बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही था। तो मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो प्लास्टिक के बर्तन हम यूज कर रहे हैं ये ठीक प्लास्टिक से बने हुए हैं और ये गलत प्लास्टिक से या वो वाले हॉस्पिटल के वेस्ट से बने हुए हैं? जो सबसे बड़ी जो चीज है कि जितना सस्ता प्लास्टिक हो वो आपका हमेशा रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक होता है ना वो सस्ता होता है, क्योंकि जो बहुत आपने बर्तन जो देख लें जो बहुत जो जरा महंगे किस्म के हैं, उनमें अगर आप उनमें कोई चीज डालेंगे और उसका आप केमिकल एनालिसिस करें, और जो ये आम ये शापर और ये इस तरह के जो हल्के प्लास्टिक के बने हुए हैं वो अगर आप इनको कंपैरिजन करें तो आप इनका एनालिसिस करें तो इसमें केमिकल अज्जा ज्यादा होंगे बनिस्बत के जो हाई फाई प्लास्टिक है जो कि बहुत आला किस्म क्वालिटी का है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। वो आम दर्जा हरारत पे वो मेल्ट नहीं होता। ऐसे भी प्लास्टिक के बर्तन है डॉक्टर साहब कि जिनको माइक्रोवेव में रखते हैं तो उनपे बबल्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल ही नुकसानदेह है ना। ठीक है जी हाँ, वो प्लास्टिक के जिसको आपने माइक्रोवेव में रखा लेकिन उसकी हैत में कोई तब्दीली नहीं आई, वो सेफ है रिलेटिवली। और जो इस तरह के हैं जो मेल्ट हो जाते हैं, जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हाँ, वो क्योंकि उसके जो जर्रात हैं वो आपके खाने के अंदर जाएंगे और वो जाएंगे, बिल्कुल, जिसके वजह से आप बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और दूसरा, हमने देखा कि हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स खत्म करने पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन फिर भी वो दोबारा आप भी कह रहे हैं कि वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या लोगों को इस हवाले से संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए? उनको भी तो पता होना चाहिए, या उनमें अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से? देखें जी,
बीमारी के बारे में मैं जो समझता हूँ कि हमारा जो एटीट्यूड है वो आपने ये कोविड में भी देख लिया। बिल्कुल। एक मास्क पहनना है, उसमें आपकी अपनी प्रोटेक्शन है। एक तो होना कि आपने कोई काम करना है जिसमें दूसरों का फायदा है, चलो फिर भी अगर आप नहीं करते, एक वो चीज है जिसमें आपका अपना और आपके घर वालों का फायदा है। अब ये है कि अगर प्लास्टिक बैग्स है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लूंगा कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी समझते ही नहीं जी। आप देखिए हमने हर चीज का बजट रखा है, गर्मियां आएंगे तो गर्मियों के कपड़े लेने, बिल्कुल ऐसे ही है, फलां जगह पे जाना है, शादी करनी है, ये करना है। किसी बंदे ने हमारे यहाँ हेल्थ के लिए बजट नहीं रखा कि यार खुदा ना खास्ता अगर मैं बीमार हो गया तो मैं इसके लिए भी कोई बजट रखूं। अच्छा, फिर आप अंदाजा करें हमारे मुल्क में लोगों को बीपी होगा 200 प्लस, शुगर होगी 400-500, कभी चेक नहीं कराया। हालांकि साल में एक दफा शुगर अपनी चेक करा लें, एक दफा बीपी चेक करा लें, आपका क्या होगा कि आपके गुर्दे डैमेज होने से, आपको हार्ट डैमेज होने से, आपको फालिज होने से आप बच सकते हैं सिर्फ एक 50 रुपए के टेस्ट पे। हम वो नहीं कराते। यही से ये जो आपने कहा ना कि लोग क्यों नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि हमारी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। आप अंदाजा करें किसी का दांत खराब हो जाएगा ना, वो बड़े आराम से कहेगा कोई बात नहीं जी मैं इसको निकलवा दूंगा, क्योंकि अगर दांत उसको कीमती मिला होता, हालांकि एक नेचुरल दांत जो है उसको आप आर्टिफिशियल आप लगवा भी लें, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। वो लाखों करोड़ों में भी एक वो नेचुरल दांत आपको नहीं मिल सकता, वो आर्टिफिशियल। तो इसलिए हमारी सेहत के लिहाज से हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। लोगों को अब आजकल यही कह सकते हैं कि लोगों तक जितनी अवेयरनेस पहुंचाई जाएगी, हमारी तरफ से भी, हमारा भी आज यही मकसद था कि लोगों तक पहुंचाई जा सके जितनी हो सकती है इन्फॉर्मेशन के प्लास्टिक खाना और जिसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो कितना खतरनाक है हमारे लिए। डॉक्टर तारिक मियां हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि आप जो है प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से निकाल दें, तभी आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जो पुराने जमाने में होता था, अगर हम बाहर जा भी रहे हैं कुछ चीजें लेने तो आप टोकरी ले जाएं। पहले हम देखते थे कि अगर घर से दूध लेने जा रहे हैं, दही लेने जा रहे हैं, तो घर से बर्तन जा रहे हैं और उसमें चीजें आ रही हैं। तो अभी भी आप वैसे ही करें और जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारिए। मजीद भी हमने बातें करनी, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं बदलते जमाने के, बदलते तकाजों की। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जिद्दत से भरपूर चीजों को मंजर आम पर लाने के लिए माहिरीन जिद्दोजहद में लगे रहते हैं और जिद्दत की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के जुनून ने इंसान को इनकलाबी चीजें तैयार करने पर भी मजबूर कर रखा है। कहा जाता है कि हम चौथे सनती इनकलाब के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। बुनियादी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग को मुसख्खर करके इससे कई गुना ज्यादा सोचने, समझने और फिर अमल करके दिखाने वाली मशीन्स तैयार करने की साइंस है। माहिरीन का कहना है कि मसनूई जहानत की बदौलत मुस्तकबिल में हमारे सामने ऐसी ही मशीनें सामने आएंगी जिनको चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दर हकीकत है क्या, किस तरह काम करती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं शाहिद अशरफ साहब। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच। सर आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा उभरती हुई फील्ड है, तो ये हमें बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होती क्या है और इसकी जरूरत क्यों है हमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट 1943 से शुरू हुआ। 1943 में दो साइंटिस्ट थे, वॉरेन मैककॉल एंड वॉल्टर पिट्स। बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि जी ह्यूमन माइंड जो है ना उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको यूज करते हुए हम एक मशीन या नर्वस सिस्टम इजाद कर सकते हैं। 1949 में थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई। डोनाल्ड हब जो है उसने प्रपोज किया कि जी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ह्यूमन माइंड है ये बेसिकली सीखता कहाँ से है? ह्यूमन माइंड सीखता है एक्सपीरियंस से, जिससे हमारे न्यूरॉन डेवलप होते हैं। और न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन है जिससे हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट और बढ़ती जाती है, जिससे हम एक्शन करते हैं जिसकी वजह से।
ये बेसिकली एक फिनोमेना था। आगे गोइंग फॉरवर्ड साइंटिस्ट जो थे उस पर काम कर रहे थे। फिर एक 1950 में एलन जो है टर्नर्स, उसने डिसाइड किया कि जनाब बेसिकली हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि मशीन क्या सोच सकती है, हमें देखना चाहिए कि हम मशीन को कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द यूजेज ऑफ द मशीन। ये नहीं कि मशीन क्या सोच सकती है, ह्यूमन क्या सोच सकता है, हमें यहाँ पे काम करना है। ये सारी वो चीजें थी जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस हुई। अच्छा, 1950 से लेके ऑनवर्ड चलती रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डेवलपमेंट, लेकिन फिर बीच में एक पीरियड ऐसा आया जिसके बीच में कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो रही थी, तो जिसे हम कह सकते हैं विंटर पीरियड था वो, ठीक है, खजां थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और फिर उसमें अमेरिका ने भी अपना बजट कम कर दिया, यूएसए ने, और बाकी कंट्रीज ने भी अपना बजट था ना इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कम कर दिया। फिर एक डेवलपमेंट हुई जिसमें जो है गो अल्फा इज अ गेम, ठीक है, उस गेम की वजह से जो है उसमें जो गेम का प्लेयर था वो कंप्यूटर मशीन से हार गया। तो वहां से अंदाजा हुआ कि जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो सकता है, इसको हम आगे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे 3 फील्ड्स हैं। एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके ऊपर जो है ना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड वन टाइम हम जो काम लेते हैं, सपोज सीरी जो हो गई, ये एक जो है हमारे पास नैरो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। फिर आगे एक होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होती है फ्रॉम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो महसूस कर सकते हैं, जो मशीन नहीं कर सकती। बिल्कुल। वो बायोलॉजिकल चीजें हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो जिसे कहते हैं ना हवासे हमसा, ठीक है, जबल्लतें इंसान की, वो है दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस फॉल करती है। आगे ये आगे 3 चीजें आ जाती हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन पावर। सबसे पहली बात उसकी प्रोग्रामिंग, जो हम जिसे कहते हैं उसकी लॉजिक क्या है उसके पीछे, उसमें मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल मॉडल कौन कौन से यूज हुए हैं, वो यूज करते हुए ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर ये इंस्टेंस हो तो क्या होगा। दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो यहाँ से आके वो ह्यूमन लाइक जो एक्शन है वो मशीन परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमने प्रोवाइड किया है। आगे मशीन खुद सीखती है उससे। जब मशीन खुद उससे सीखती है तो उसको हम कहते हैं कि जनाब ये मशीन की सेल्फ लर्निंग है, जिससे वो आगे चलते हैं। अच्छा, आपने और मैंने बचपन में हमने देखी होंगी स्टार वॉर्स की गेम्स थी, सब देखते तो उसमें रोबोट है, दुनिया को तबाह कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली उस वक्त एक थियरी थी, लेकिन अब रियलिटी बन रही है आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। और अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान की सर अगर बात की जाए तो मुझे बताइए दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको? अच्छा, पाकिस्तान में जो है इसमें काफी प्रोग्रेस हो रही है। पाकिस्तान में हम इसको डिवाइड करेंगे 3 सेक्टर में, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और तीसरी चीज जो है वो हमारी मिलिट्री सेक्टर या जो डिफेंस है हमारी। डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी वेल। हमने बहुत अच्छा किया, हमने ड्रोन बना लिए हैं, हमने जो है मिसाइल बना लिए हैं बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर हमने फजा में जो वेपन कैरी करके लेके जाते हैं वो हमारे बेस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये हमारे वो चीजें हैं जो डिफेंस में हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑलवेज जो होता है वो आगे एक लीड ले रहा होता है, क्योंकि उसका मोटिव होता है कंपटीशन, उसको compete करना होता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफी इसमें आगे जा रहा है। वो उसको पता है कि ब्रॉडबैंडिंग क्या होती है, क्राउड फंडिंग क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उनको यूज किस तरीके से करना है, ये वो सारी चीजें जो प्राइवेट सेक्टर करता है। अब फॉर एग्जांपल दराज है, दराज.com पाकिस्तानी एक कंपनी थी, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था इन पाकिस्तान। उसने क्या किया कि जो अपने मुख्तलिफ किस्म के सेलर्स थे दुनिया में, उनको कनेक्ट किया है जो मिलियंस ऑफ जो है ना कंज्यूमर के साथ। सब्सिक्वेंटली वो फर्म जो है अलीबाबा जो है चाइनीज ग्रुप, उसने ना एक्वायर कर ली, तो वहां से हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई। अब देखें ये एक वो पॉजिटिव चीज है। साइमल्टेनियसली जब मैं चलता हूँ इसके बीच में, तो एक आपने सीरीज जिस तरह है, इस तरह उर्दू में एक जो है ना हमारे पास असिस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रूबा, दैट इज डेवलप्ड बाय द पाकिस्तानी फर्म।
अब ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान में उन्होंने की है, रूबा की डेवलपमेंट की। इसी तरीके से हमारे पास कंटिन्यूसली जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन जो है वो यूज़ कर रही है अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, इसी तरीके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है। ये वो सारी चीजें हैं। इसी तरीके से कंपनी है एडो। तो मुझे ये बताइए सर, क्या हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो बच्चों को मुस्तकबिल के लिए इस तरह तैयार कर रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में आगे जाकर मुल्क को आगे लेकर जा सके? अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि तालीमी इदारे, अच्छा, जहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है इसकी कमिटमेंट है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हायर एजुकेशन के साथ मिलके जो है कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं टूवर्ड्स जो है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ, ठीक है, और यूज ऑफ द आईटी। ये एक चीज जो है बहुत पॉजिटिव हो रही है। गवर्नमेंट में इसमें 1.3 बिलियन जो है ना रुपीस वो कमिट किए हुए हैं। दिस इज वेरी हैंडसम अमाउंट। इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम 1 लाख लोगों को इसमें है क्रैश कोर्सेज करवाएंगे ताकि वो अपडेट हों इस चीज़ में। दूसरी साइड के ऊपर मैं अगर बात करूं, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नस्ट है, इसी तरीके से हमारे पास NED है, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है। ठीक है। तो इसी तरीके से लाहौर से एक लैब है जो कि आगे हमारे यहाँ वो डायग्नोज करती है मुस्लिम किस्म के ना पैटर्न्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, तो वो भी हमारे पास काम कर रही है। अगर मैं इस चीज़ को लेकर चलूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है लेवल, क्या वो स्कूल लेवल पे भी वो है? नहीं। हमारा इशू यही आ रहा है कि हमारे पास स्कूल लेवल के ऊपर भी सर इसी बात को आगे बढ़ाते मुझे बताइए, मुस्तकबिल में कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो नौकरियां वो उसके हाथों में खत्म हो जाएंगी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां करेंगे, तो क्या हम लोग इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं? अच्छा देखिए, ये ग्लोबल जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है नौकरी खत्म होने की। अगर मैं देखूं, इसमें तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये कहना कि गलत है कि जी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये है कि चेंज हो जाएगी आपकी नेचर ऑफ जॉब। अगर मैं पिछले 4 सिनेरियो देखूं तो उन चारों में जो हुआ वो यही हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब को खत्म नहीं किया बल्कि नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गई। इसी तरीके से तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसानों से ज्यादा मशीनें होंगी जो काम करेंगी? देखिए, मशीनें होंगी लेकिन इंसानों से ज्यादा होती हैं। इंसानों की सपोर्ट के लिए मशीन होगी, ना कि इंसानों की रिप्लेसमेंट के लिए मशीन होगी। मशीन कभी भी इंसान को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि ये मशीन जो है इंसान को हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। माजी में भी यही हुआ कि मशीन ने इंसान को सपोर्ट प्रोवाइड की। मैं अगर देखूं तो पहले बैंकिंग जो होती थी लाइनों में लग के हम लोग बिल देते थे। अब आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने इवन आईफोन या आपके पास जो मोबाइल है वो आप अपने उसको यूज करते हुए उससे बिल आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी किस्म के आप फंड ट्रांसफर करने हैं तो इट्स वेरी इजी नाउ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे शाहिद अशरफ साहब, IT एक्सपर्ट थे, और हमें बता रहे थे कि किस तरह हमारे जो काम है वो मशीनें सर अंजाम देंगी आने वाले दिनों में, लेकिन वो इंसानों का मदद करेंगी, उनकी जगह नहीं ले लेंगी। तो जनाब और भी बातें करनी है, और लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सुर और संगीत की। तो आपको पता है मौसीकी को रूह की ग़िज़ा भी कहा जाता है, और म्यूजिक इंसानी शख्सियत और नफ्सियात पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। मूड आपका जितना भी खराब हो, आप म्यूजिक सुन ले तो आपका मूड ऑटोमेटिकली खुशगवार हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और अगर म्यूजिक की दुनिया की बात की जाए तो किसी भी गाने की कामयाबी का दारोमदार उसकी धुन या उसकी कॉम्पोजिशन पर होता है। आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो सदारती अवार्ड याफ्ता गिटारिस्ट, म्यूजिशियन है और मौसीकार होने के साथ साथ गुलकार भी हैं। वो 5 दहाइयों से गुलकारी के शोबे से वाबस्ता हैं, और 50 साल कबल जब उन्होंने बतौर म्यूजिशियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन, मसूद राना, अहमद रुश्ती, रोना लैला और इन जैसे बड़े गुलकारों का
तोती बोलता था, उनसे ही जान लेते हैं कि वो इतना सब कैसे कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद ताफू साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भी यही उम्मीद है कि जो देखने वाले हैं उनकी भी सुबह अच्छी हो जाए। सर, आपने बताया कि आपका म्यूजिक की दुनिया से सफर जो है आपका 50 साल पर मुहित है, तो कैसा सफर लगा आपको, कैसा रहा आपका ये सफर? एक्चुअली जो बड़े उस्ताद थे मेरे फादर, जिन्होंने बहुत ज्यादा म्यूजिक दिया, उनके साथ असिस्ट किया 30 साल। अच्छा। व्हेन आई वाज लिटिल बॉय तो मैंने मैंडोलिन होता है इटालियन इंस्ट्रूमेंट, वहाँ से मैंने 70 में शुरू किया और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते गिटार पकड़ी। जब स्कूल के टाइम था, मैट्रिक में था, तो आईना फिल्म का गाना आ गया। अच्छा। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, रोबन गौर साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये टैलेंट है, तो मुझे गिटार चाहिए, कोई इस दौर में कोई गिटारिस्ट नजर नहीं आ रहा है इंडस्ट्री में। तो मैं कॉलेज में इधर बजाता था जाकर, तो उधर फिर उन्होंने सिलेक्ट किया मुझे, तो मैंने वो याद करके फिर उनके साथ हुसैन चौक में रहते थे, शबनम नदीम सारे, तो वहाँ रिहर्सलें करके मैंने फिर उसके पीसेस कंपोज किए और आईना का सारा म्यूजिक मैंने आपने किया। ठीक है, तो कैसा मजा आया ये सफर जो 50 साल पे मुहित आपका सफर है? बेशक बहुत सी चीजें आपने अचीव भी की हैं, तो किस तरह का, क्या चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं? फिल्म इंडस्ट्री एक हमारी फैमिली थी जिसमें 32 शोबे थे। क्योंकि संतोष कुमार साहब, जब मैं छोटा सा था, इधर से गुजर रहा हूँ, शूटिंग हो रही है, अपना नैयर बाबी ने कभी वहाँ उन्होंने मुझे पकड़ लिया, वहीद मुराद साहब ने पकड़ लिया, मनोज वजरी वहीद मुराद डैडी के बड़े दोस्त थे, तो उन्होंने पकड़ना, याद क्या कर रहे हो? तो मैं कहा जी मैं घर से आया हूँ, ड्राइवर के साथ खाना मुझे दे दो। एक फैमिली थी, नीलो बेगम, फरदौस, ये सारे हमारा बड़ा प्यार था। तो मैंने जो महसूस किया, एक्टिंग भी सीखी, म्यूजिक भी प्रैक्टिस भी की और बहुत ही एंजॉय किया और अपना नाम भी किया उसमें एज ए मौसीकार, एज ए गिटारिस्ट। तो बहुत ही अच्छा सफर रहा। और आपने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम भी किया, जैसे आप बता भी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किससे मुतासिर हुए, किसके साथ मजा आया काम करने के साथ? हाँ जी, एक्चुअली मैं मैडम नूर जहान, मेहंदी हसन के साथ भी गाने बजाए और डैडी ने जो कंपोज किए उनके साथ मैंने एज ए असिस्टेंट भी किया। लेकिन मेरे दोस्त बने थे ए नैयर। जब वो 73 में आए तो मैं भी तैयार था। तो ए नैयर, इखलाक अहमद, नाहिद अख्तर, महनाज, ये सारा हमारा एक ही बैच था। अच्छा। तो मैंने इनके साथ, क्योंकि हमारी एक एज थी, सारे को 25 में थे, तो हमने बड़ा एंजॉय किया। बड़े बड़े गाने जो नए शुरू हुए थे उस दौर में, तो हमने ज्यादा उनके साथ एंजॉय किया। बाकी वो हमसे बहुत सीनियर थे, लेकिन काम भी बड़ा किया। मैडम नूर जहान मुझे कहती थी कि तुम मेरे साथ जो सरमंडल मेल के बजाते हो ना, ये पुराना अच्छी मियाँ नहीं, इतना मेल था। तो मैं इतना टैलेंट था, कोई मैंने नाना से क्लासिकल सीखा था। अच्छा। तो मैं वो राग में मेल के उनके पीछे सरमंडल का एक कॉर्ड देता था, आस्ता आस्ता उसको सुर देता था। तो मैडम मुझसे बहुत प्यार करती थी कि ये ताफू तुम्हारा बेटा ना, ये म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा, ये बहुत बड़ा, ये मुझे इतनी उम्र में इतना अच्छा म्यूजिक दे रहा है। मतलब उनको आपके अंदर एक टैलेंट नजर आ गया था, वो जो एक रोशनी की किरण कह ले, वो नजर आ गई थी कि आगे जाके ये पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा और अपना भी नाम रोशन करेगा। तो बचपन सारा मौसीकी में गुजरा ना, इधर गुजरा हूँ, तबला, सरंगी, उधर जहाँ जा रहे हैं, बस ये म्यूजिक था। जितने भी मौसीकी का, जैसे मैं बता भी रही थी, दारोमदार उसकी कॉम्पोजिशन पे होता है, उसकी धुन पर ही होता है, और सुनने वालों को भी पता चलता है कि वो क्या सुन रहे हैं। ये मेरे ताया लेट मास्टर अख्तर हुसैन रखी हैं, जो बहुत बड़े मौसीकार थे जी, उनको भी मैंने ये वर्जन किया। अब जो मैं 23 मार्च को भी चल रहा है वर्जन, वो भी चल रहा है। ये ट्रिब्यूट किया हमने पाकिस्तान को। अच्छा, ये बेहतरीन हो गया। मुझे बताइए, जो मौसीकी का सफर है, इसका आगाज जो है किससे मुतासिर होकर किया आपने? एक्चुअली घर में जो मौसीकी थी ना, गाना शुरू हुआ था सुन में बलोरिया खवालिया, ठीक है, 66 में फिल्म शुरू हुई, वो रिकॉर्डिंग थे, तो डैडी प्रैक्टिस करवा रहे थे मैडम नूर जहान को। तो उन्होंने कहा अभी से तुमने असिस्ट करना है। तो आई वाज 7 ईयर ओल्ड। अच्छा। तो साथ साथ जा रहे हैं, तो देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो खाना पढ़ रहा था मैं, तो मैंने वहाँ स्कूल से जल्दी छुट्टी ले लेनी, तो भागना, गिटार छोटी पकड़नी। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि म्यूजिक में सारा था, घर सारा बिल्कुल ऐसे जा रहा हूँ, ऑर्केस्ट्रा बैठा है, आपका सारा उस पे होता है। फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ, अगर खाना लेके ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ शूटिंग है, वहाँ ऑर्केस्ट्रा बैठा है, बैकग्राउंड हो रहा है कि निसार बदली है, निशात साहब है, एम अशरफ साहब है, तो मुझे बड़ा खुशी होती थी। वो सिंगिंग कर रहा, बड़ा अच्छा माहौल था और वो उस दौर का माहौल ही इतना अच्छा था, और सब एक फैमिली के तौर पर रियल काम करते थे। अब तो ना जो अपना ट्रैक बना के ऐसे कर लेते हैं, यकीन करें किसी भी स्टूडियो में हम काम करे जाएं, अभी किसी को नहीं पता कि क्या है
ट्रैक कैसे बनाना है, ठीक है, इतने लाइव इंस्ट्रूमेंट, बस एक मसनूई सा म्यूजिक है वो डिस्टर्ब करता है। लेकिन मैंने इसमें भी लाइव सारा बजाया है, ये नहीं कि ऐसी है कोई, हर चीज, मेरे गाने भी आएंगे उसमें लाइव चीजें हैं और आपको माहौल नजर आएगा, एक कंपोजर नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे आप बताइए कि आप अब तक कितने गानों की धुनें जो है वो तरतीब दे चुके हैं? हाँ जी, मैं जब आई वॉज यंग 1981 में तो वो बना रहे थे जालमा कोका कोला पिला दे। अच्छा। तो डैडी बना रहे, कहते हैं यार ये क्या लिख दिया, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं तो कोई बड़ी पोइट्री तो मैंने पकड़ लिया उनसे। मैंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, आप तो बड़े उस्ताद हैं, आपको तो ये क्या है ड्रिंक कर नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि सुर डालना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा मिन्नता कर कर हार गई मैं, प्यास नहीं बुझदी मेरी, सोने कोका कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे। तो उन्होंने कहा यार है तो ठीक है, ख्वाजा फरीद साहब कहते हैं। मतलब आपने बैठे बैठे ही वो धुन बना ली? जाहिर है वो मतलब अंदर एक जिम्स है, पूरे ब्लड था म्यूजिक का। तो उन्होंने कहा जी ये ठीक है। तो बाकी सारा तो उस्ताद तो वो थे जो हमें गाइड कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा माहौल होता है जो आप साथ साथ करते जाते हैं, सीखते जाते हैं। तो प्रॉपर किससे सीखा आपने या सिर्फ देखकर ही आ गया? नहीं, मेरे वालिद साहब उस्ताद ताफू साहब, अच्छा। तबला मौसीकर, वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन भी हैं, उन्होंने मुझे टीच किया। उसके बाद फिर वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में फिर नोटेशन कैसे होती है, पियानो कैसे होता है। फिर मेरे नाना थे हुसैन बख्श चिलवे वाले, जिनसे मैंने राग सरंगी पे सीखे। आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिसने राग बजाया। अच्छा। जैसे दरबारी राग है, ये छेड़ना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल इसके पीछे 40 साल चाहिए अपने बुजुर्गों की खिदमत करके। फिर इसलिए मेरा पूरी दुनिया में नाम हुआ कि मैंने क्लासिकल बजाया, और पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में स्टूडेंट है। और हमारा आर्ट काउंसिल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा प्यार करते हैं, और हमने वहाँ से लोगों को बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताइए सर, आपने पहले मौसीकी में कदम रखा, अब आपने गुलकारी में भी कदम रख दिया है, तो क्या सोच थी कि मैंने अभी साइड पर भी इस फील्ड में भी आना है और अपनी किस्मत आजमानी है मैंने? नहीं, वो लोग तो मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री सारे बड़ा प्यार करते हैं। जैसे हमारा दुनिया न्यूज से भी बड़ा प्यार, जब शुरू किया तो मैंने आफ्ता इकबाल में हसवे साहब से मैंने गाना बनाया, वो शुरू किया। जियो चैनल सब पे बहुत काम कर रहा हूँ एज ए मौसीकार। लेकिन मैंने जब ये सोचा कि गाना गाना चाहिए, इसलिए तो मैंने अपने जो सॉन्ग बनाए वो एक तो ये बच्चों का स्पेशल जो पूरी दुनिया में इनको फंडिंग दे, दूसरा मेरे घराने के कुछ 5000 गाने हैं, मास्टर नायद, मास्टर अब्दुल्ला, अख्तर नखियां, मास्टर आशिक, इतना गाना, इतना कुछ है कि दियारे गैर में भी लोग गाँव में अपने खुशियों पे गाते हैं। तो मैंने सॉन्गों को वर्जन बना के शुरू कर रहा हूँ, ताकि लोगों को एक चीज मिले, प्रॉपर म्यूजिक मिले, जिसमें सुर भी हो और म्यूजिक भी हो। इसलिए लोगों को जाए म्यूजिक, ताकि वो खुश हों और हमें दुआएं दें। और मुझे बताइए, किसी भी गाने की धुन को तरतीब देते हुए या बनाते हुए किस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमने देखना पड़ता है, हमें सिचुएशन मिलती है, ठीक है, कि ये फिल्म का मूड है, ये हीरोइन का रोमांटिक सीन है, यहाँ विलन है, यहाँ बहन है, भाई है। वो जब हमें सिचुएशन मिलती है वो फिर राइटर सुनवाता है। उसके बाद शायर है, उसको मिलता है, वो शायर उसको सारी सिचुएशन पढ़ के, कहानी पढ़ के लिखता है, और हमें मिलता है ऐसे कभी ये उसका मूड क्या है, सुबह का है, दोपहर का, शाम का, कौन सा राग होगा, ठीक है, तो कैसे उसके मुताबिक तो फिर वो सुर जाते हैं, उसी वर्डिंग के मुताबिक फिर जाकर वो माहौल बनता है। ये ऐसे पूरा काम होता था। अब तो हर बंदा शायर भी है, मौसीकार भी है, रिकॉर्डिस्ट भी है, एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता गाना किधर से आया है, लफ्ज क्या कह रहे हैं। गाने में आज की मौसीकी में क्या फर्क है जो पुराने में नहीं है, या पुराने में है वो आज में नहीं है? 7 सुर तो वो ही है जो पूरी दुनिया में है। जैज म्यूजिक है, ब्लूज, मैं सारा अमेरिका में रिसर्च किया और मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ इस मुल्क में। हमारा म्यूजिक जो सुर है वो इतना अच्छा है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए ना, जैसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर करते थे, तो वो उनको पता हो कि ये माइनर में जो 5/4 5/7 क्या है, तीवर में क्या है, राग क्या है, ठेके क्या है, फिर जाके माहौल बनता है। वो लाइव माहौल ही नहीं बन रहा, वो मजा ही नहीं आ रहा। तो जब तक ये इल्म सीखेंगे ना, अब अमेरिका ने सॉफ्टवेयर बना दी, सब बंदे सिंगर बन गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हाउ टू कंपोज, ठीक है, हर चीज का सुर कैसे, उसके पीछे जो कॉर्ड सिस्टम है, जो बेथोवन ने, जो हमें मोजार्ट ने बताया, किसी को नहीं पता। अभी पूछ ले, अभी डिमिनिश में कितने नोट लगते हैं, या 5, ये पूरा एक प्रॉपर इल्म है मौसीकी, इल्म है मौसीकी है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो सुर बांटे गए थे। जब सिंध में जाएं तो उसका म्यूजिक है, पेशावर में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं तो ये, बलोचिस्तान में जाएं तो उनका अपना, पंजाब का अपना रंग है।
तो एक सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने, मौसीकी एक प्रॉपर इल्म से उतरी है, तो उसके बारे में ना किसी को बोलना आता है ना उसको सीखी है, तो कैसे वो लोगों में कैसे मजा आएगा लोगों को सुनने का। बिल्कुल ऐसी। तो मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक है, गाने इतने खूबसूरत है, फिर भी हम भारतीय मौसीकी के पीछे क्यों भागते हैं, उनके गानों के पीछे क्यों भागते हैं हम लोग? ये एक्चुअली बात यह कि हालांकि हमारे रेडियो पाकिस्तान ने बहुत प्रमोट किया हमारे गानों को, सब कुछ है इनके पास, बस वो एक होता है ना कि अपने को छोड़ के गैरों पे जाना। जैसे हम कहते हैं 2.5 लाख का कुत्ता बाहर से मंगवाया, तो हमारे कुत्ते हैं कहते हैं उनको गोली मार दो, वो भूखे फिर रहे हैं बेचारे, उनके पास खाने को नहीं, तो उन्हें तो काटने को दौड़ना है, या आप उनको ईंटें मार रहे हैं। हम ये कौम हैं, अगर हम कौम बन जाएं तो मेरे ख्याल हम अपने कुत्तों को साफ करके उनको रखें तो हमारे काम भी आए। तो हम तो बहसियत कौम कुछ हजूम है, कौम बनना चाहिए, जो कायदे आजम का पैगाम है, जो कायद का पैगाम है, मैं तो वो देख रहा हूँ और अपने पाकिस्तान को सारी दुनिया में सबसे अच्छा समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, और सबसे अच्छे भी हैं और सबके आइडियल भी हैं, और उनकी वजह से ही हमें ये पाकिस्तान में असर आया और हम जहाँ पर खुली आजादी के साथ रह रहे हैं। तो सजाद ताफूस साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आप जनाब। सजाद ताफूस साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदारती अवार्ड याफ्ता गिटारिस्ट थे, म्यूजिशियन थे और गुलकार भी थे। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया। जनाब सुर और संगीत की बात हो ही रही है और इसी हवाले से तो आपको बताती चलूं कि सुरीली धुनों के तख्लीकार मारूफ पाकिस्तानी मौसीकार निसार बज़मी को आज अपने बद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। उन्होंने 66 पाकिस्तानी और 40 भारतीय फिल्मों के लिए गाने तरतीब दिए जो बेहद मकबूल हुए। निसार बज़मी ने निगार अवार्ड और सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड अपने नाम किए और उनका इंतकाल 2007 में कराची में हुआ। निसार बज़मी हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी धुनें आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है। मुझे आपने इजाजत देनी है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।